दोस्तों, कंप्यूटर अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है हमारे यहाँ, यूजीसी नेट और यूपीएचएससी, इन दोनों के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है परसों से, वह उपन्यास इकाई से नया बैच शुरू हो रहा है। जबकि एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में इकाई 1 और इकाई 2 चल रही है, जिसमें हिंदी भाषा और लिपि की बात हो रही है। हिंदी भाषा का विकास कराया गया। विकास के क्रम में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि, इसका साहित्यिक विकास देखा गया। इकाई दो में जो मानक हिंदी है, हिंदी का मानकीकरण, मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियाँ, यह आप देखेंगे इस लेक्चर में। इसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा वह द गुरु एकेडमी, जो सहयोगी चैनल है कंपटीशन एकेडमी का, वहाँ पर आपको मिलेगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लिंक में दे देंगे, जिससे आप उस सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एमपीपीएससी के लिए आपको भी नोट्स चाहिए, क्योंकि अब तो क्रैश कोर्स के लिए समय भी उतना नहीं बचा है, अगर आपको भी पीडीएफ नोट चाहिए पूरे 10 इकाई से, टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और यूजीसी नेट यूपीएचएससी के लिए जो नया बैच शुरू हो रहा है, उस बैच के लिए इस समय शुल्क में विशेष छूट है, तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नए बैच में आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर को। हिंदी का मानकीकरण, जो कि यूपीएचएससी के भी पाठ्यक्रम में है, एमपीपीएससी के भी पाठ्यक्रम में है। तो एक एक करके यहाँ पर शुरू करते हैं। पीडीएफ में देखिए बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती हैं। जब आप लेक्चर को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं, चीज़ें समझाई जाती हैं, तो वहाँ बेहतर आपके समझ में आ जाता है। हिंदी का मानकीकरण, मानकीकरण है क्या? मानकीकरण के कारण क्या हैं? कब इसका मानकीकरण होता है? मानकीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं? इन सारी चीज़ों की चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। मानकीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया क्या होती है, मानक भाषा का अभिप्राय क्या होता है, इन सभी की चर्चा यहाँ पर होगी। देखिए, मानक हिंदी भाषा खड़ी बोली का वह परिष्कृत रूप है जिसे भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत क्षेत्र में सर्वमान्य रूप में शिक्षित शिष्ट समुदाय द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसे राजनैतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त है। वैसे अगर यहाँ पर हम देखें, मानकीकरण की प्रक्रिया की अगर बात करें, तो भाषा के मानकीकरण का अभिप्राय होता है उसका बोली के रूप में क्रमशः विकसित होकर परिनिष्ठित भाषा का रूप धारण कर लेना, जो धर्म, शिक्षा, साहित्य और प्रशासनिक कार्यकलाप में समानतः सर्वमान्य माध्यम बन सके। संक्षेप में अगर कहें तो भाषा का बोलचाल मात्र के स्तर पर या बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण है। इस भाषा विकास के क्रमिक सोपानों या स्तरों को मानकीकरण की प्रक्रिया कही जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर यह होता है, पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली बोली होती है। इसका जो पहला स्तर होता है, जिसे स्थानीय या आंचलिक या क्षेत्रीय बोली कहा जाता है, जिसका शब्द भंडार बहुत सीमित होता है, अपना कोई या बोली का इसका कोई नियमित व्याकरण या भाषा शास्त्र नहीं होता है। इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य व्यवहार या साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। तो वही बोली जब कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक आदि कारणों से अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है, इसी कारण वह व्याकरणिक ढांचे में ढलने लगती है, और फिर उसका प्रयोग पत्राचार का माध्यम बन जाता है। जब पत्राचार का माध्यम बन जाता है, शिक्षा, व्यवसाय, प्रशासन आदि में उसका प्रयोग होने लगता है, उसका अपना साहित्य होता है, तब वह बोली
दूसरे स्तर पर पहुंच जाती है, मानकीकरण के दूसरे स्तर पर पहुंच जाती है। यह किसी भाषा के मानकीकरण का हम कह सकते हैं कि दूसरा सोपान है। लेकिन तीसरे स्तर की अगर हम बात करें तो यही बोली जो दूसरे स्तर पर पहुंच गई है, तीसरे स्तर पर पहुंचकर मानकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और यह वह स्तर है जब भाषा का प्रयोग क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। वह एक ऐसा आदर्श रूप धारण कर लेता है जिसमें किसी विभाषा की गंध नहीं रहती। विभाषा का मतलब यह हुआ कि विभाषा एक दूसरे क्षेत्र की जो भाषा की संपर्क भाषा आप कह सकते हैं, या दो बोलियों के बीच या दो भाषाओं के बीच जो संपर्क भाषा होती है उसी को ही विभाषा कह सकते हैं, उपबोली बोली कह सकते हैं। तो विभाषा की गंध नहीं रहती है, तो यह उसका परिनिष्ठित रूप होता है। उसकी अपनी शैक्षणिक, व्यवहारिक, वाणिज्यिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, कानूनी शब्दावली होती है और यही उसकी मानक भाषा हो जाती है। तो इस तरीके से इसके 3 स्तर होते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपके समझ में अब आ गया हो। तीनों इसके स्तर मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं मानक हिंदी। मानक हिंदी को मुख्यतः 2 लक्षणों के आधार पर विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं, बहिरंग लक्षण और अंतरंग लक्षण। बहिरंग जो लक्षण होता है, बहिरंग लक्षण, मानक हिंदी के बहिरंग लक्षण के तहत 7 लक्षण आते हैं और ये 7 किसी भी भाषा के लिए हो सकते हैं। ये 7 किसी भी भाषा के लिए जरूरी हैं मानकीकरण के लिए। जैसे स्वायत्तता। अब आप कहेंगे सर स्वायत्तता क्या होती है? स्वायत्तता का मतलब क्या होगा? स्वायत्तता का मतलब ये होगा कि स्वायत्तता यानी अपने आप में पूर्ण होना, किसी भी भाषा का अपने आप में पूर्ण होना, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति में सक्षम होना, हर कोटि के संप्रेषण में आत्मनिर्भर होना, यह भाषा की स्वायत्तता होती है और यह बहिरंग लक्षण का सर्वप्रमुख लक्षण होता है। अब इसके बाद अगर ऐतिहासिक परंपरा की बात करें तो किसी भी भाषा के मानक रूप के पीछे एक ऐतिहासिक परंपरा विद्यमान रहती है और वह आरंभ में किस बोली के रूप में अस्तित्व में आई, बाद में कब किन परिस्थितियों में उसका विकास और परिष्कार होने लगा, फिर किस अवस्था में पहुंचकर वह हर प्रकार की अभिव्यक्ति में समर्थ बन गई, तो यह उसका ऐतिहासिक परंपरा होता है। भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहां क्षेत्र समतल हो, यातायात और संचार सुविधाएं पर्याप्त हों, वहां की बोली को भाषा और भाषा को मानक भाषा बनते देर नहीं लगती, क्योंकि उसका प्रयोग विस्तार उसमें निखार लाने में सहायक होता है। भाई बीहड़ पहाड़ी अगर क्षेत्र है तो बीहड़ पहाड़ी क्षेत्र की बोलियां आज भी बोली के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाई हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में प्रयुक्त जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली पंजाबी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये सब मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। तो किसी भी भाषा के मानक भाषा बनने में उसका जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे ही राजनीतिक प्रमुखता की अगर बात करें तो राजनीतिक प्रमुखता भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। ऐसे प्रयोक्ता समुदाय की संख्या की जो बहुलता होती है, अगर बहुलता है तो वहाँ पर भी आप देखेंगे प्रयोग बहुलता के आधार पर भी हम देखेंगे बहुत जल्दी कोई भी भाषा मानक भाषा बन जाती है। ऐसे शिक्षा, साहित्य, प्रशासन, कला, संस्कृति के माध्यम के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। एक रूपता अगर देखें तो एक रूपता के आधार पर भी, या एक रूपता किसी भी भाषा में अगर है तो वह भी मानक भाषा बहुत जल्दी हो जाती है। एक रूपता का आशय ये होगा कि कई शब्द विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग रूपों में मिलते हैं, जैसे राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, इन स्तर पर अगर देखिए इन्हीं शब्दों को अगर हम देखें तो कुछ अलग अलग देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको मिल जाएगा जैसे राजनीतिक, तो कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा राजनैतिक। आपने भी पढ़ा होगा तो आपको भी कहीं राजनीतिक लिखा मिला होगा, कहीं राजनैतिक लिखा मिला होगा। तो ये सभी रूप किसी न किसी तर्क के आधार पर शुद्ध कहे जा सकते हैं।
इनमें से किसी एक रूप का अभ्यासी स्वरूप दूसरे को अशुद्ध समझ सकता है, या कोई अन्य भाषा किसी अन्य भाषाभाषी एक दूसरे को देखकर भ्रम में पड़कर उलझ सकते हैं। तो इन्हीं आकांक्षाओं के निवारण के लिए मानक भाषा ध्वनि, शब्द रचना, वर्तनी आदि सभी स्तर पर एक रूपता का वर्ण करती है। यही उसकी है एक रूपता। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो 7 पॉइंट दिए गए ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अंतरंग लक्षण की अगर बात करें तो इसके तहत भाषिक संरचना और व्याकरणिक संरचना आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं भाषिक संरचना और व्याकरणिक व्यवस्था, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ध्वनि संबंधी लक्षण, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न बनते हैं तो यहीं से बनते हैं। हिंदी भाषा का सामान्य लक्षण वह है कि सभी ध्वनियाँ स्वर आधारित हैं। सभी ध्वनियाँ स्वर आधारित हैं, यानी बगैर स्वर के कोई भी ध्वनि नहीं है। जैसे अगर आप क लिखते हैं तो क के नीचे हलंत होगा, तो ये स्वर विहीन है, स्वर इसमें नहीं है। लेकिन क के साथ जब तक अ नहीं होगा तब तक यह पूर्ण का नहीं बनेगा। तो जितनी भी ध्वनियाँ हैं सब स्वर पर आधारित हैं। या 12 खड़ी आप देखें तो 12 खड़ी क्या है, जितना आप लिखते हैं वो सब के सब स्वर पर आधारित हैं। जैसे कु लिखा गया तो कु जो आप पढ़ रहे हैं ये किस पर आधारित है, स्वर पर आधारित है। तो जितने भी व्यंजन हैं सब स्वर पर आधारित हैं। दूसरा जो पॉइंट दिया गया, दूसरा यह है कि मानक हिंदी में प्रयुक्त होने वाले स्वर मौखिक और अनुनासिक दोनों हो सकते हैं। मानक हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर होते हैं वो मौखिक और अनुनासिक दोनों होते हैं। भाई ये स्वर मुख के भीतरी उच्चारण अवयव, जैसे उच्चारण के आधार पर आप देखते हैं कि जिह्वा से उच्चारित, तालु से उच्चारित, होष्ठ से उच्चारित, कंठ से उच्चारित, तो ये सब अन्य उच्चारित होने वाले स्थान हैं। मूर्धा से उच्चारित, तो ये उच्चारण स्थान है और नासिका द्वारा भी उच्चारित होता है। अनुनासिक आपने देखा ही होगा, अंश या आँख, ईंधन, उंगली, तो ये सब अनुनासिक शब्द हैं। तो मानक हिंदी प्रयुक्त होने वाले स्वर जो होते हैं वो मौखिक भी होते हैं और अनुनासिक भी होते हैं। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो ये दिया गया है कि ये ऐ ओ औ ये मानक हिंदी में मूल स्वर माने जाते हैं। अब प्रश्न बन सकता है कि मानक हिंदी में मूल स्वर कौन से माने जाते हैं, तो ये 4 हैं। जबकि जब आप सीधा पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि ये संयुक्त स्वर हैं। ये ऐ ओ औ ये आपके संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये अगर बना है तो छोटा अ और छोटी ई इससे मिलकर बना है ए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दिया गया, या ओ की बात करें तो अ और उ से मिलकर ओ बना है, तो ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। लेकिन जब मानक भाषा की बात आती है, मानक हिंदी की बात आती है, तो मानक हिंदी इन्हें संयुक्त स्वर ना मानकर क्या मानती है, मूल स्वर मानती है। ऐसे ही अगला पॉइंट जो दिया गया वो ये है कि मानक हिंदी में कई व्यंजनों में अ स्वर लिपिबद्ध रूप में विद्यमान होने पर भी इसका उच्चारण नहीं होता है। कहने का आशय यह है कि अगर आपने लिखा कमल, तो क के साथ भी अ है, म के साथ भी अ है, ल के साथ भी अ है। तो यहाँ पर इन सब के साथ स्वर है, लेकिन लिपिबद्ध रूप में यहाँ जरूर विद्यमान है। कमल में आप क और म और ल के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, सीधे आप लिखेंगे कमल। तो लिपिबद्ध रूप में यहाँ पर अविद्यमान है, लेकिन उच्चारण में विद्यमान नहीं है। उच्चारण में आप क्या कहते हैं, कमल। तो यही रूप यहाँ पर चलता है। पांचवें
पॉइंट की अगर बात करें तो मानक हिंदी अस्वर प्रधान है, ये कहा गया। जैसे मानक हिंदी में आप देखेंगे अगर शब्द लिखा हुआ है लड़का, आया, रहा, ये सब क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं आस्वर प्रधान है। और यही लक्षण मानक हिंदी को ब्रज से, अवधी से, भोजपुरी से, हरियाणवी से सबसे अलग करती है। क्योंकि और भाषाओं में अगर हम ब्रज में देखें, अवधी में देखें, भोजपुरी में देखें, हरियाणवी में देखें, तो लड़का को क्या कहा गया, लड़का को छोरो, आया को कहा गया आयो, घोड़ा को कहा गया घोड़ो। तो ये सब जो शब्द दिए गए हैं ये किससे, अप्रधान मानक हिंदी है। भला बुरा को क्या कहा गया, भलो बुरो। तो यहाँ पर मानक हिंदी अस्वर प्रधान है, जो इसे अन्य बोलियों से अलग करता है, अन्य भाषाओं से अलग करता है, चाहे वो ब्रज हो, चाहे अवधी हो, चाहे वो भोजपुरी हो। अब इसके बाद में अगले पॉइंट की अगर बात करें कि मानक हिंदी की ध्वनियों में मात्रा का विशेष महत्व है। बिल्कुल, यहाँ पर मात्रा का विशेष महत्व है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि मानक हिंदी अन्य भाषाओं के कतिपय स्वर या ध्वनियों को भी अपने ध्वनि परिवार में सम्मिलित कर लिया है। अब यहाँ पर अपने ध्वनि परिवार में सम्मिलित कर लिया है, इसका मतलब ये है कि जो बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा से क्या लिया गया, तो बांग्ला भाषा से ओ लिया गया। अंग्रेजी में आप देखेंगे अ, तो ये जो अंग्रेजी का अ है वो भी यहाँ पर लिया गया। तो इसके ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ये सारी, जैसे आपने लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप डॉक्टर, या लिखेंगे बॉक्स, या लिखेंगे ऑपरेशन। इन सब के उच्चारण में बांग्ला से लिया गया शब्द, अंग्रेजी से लिया गया जो वर्ण है वही प्रयुक्त होता है, जबकि आपके व्याकरण में या आपके ध्वनि समूह में कहीं पर भी कोई शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, अगला देखिए पॉइंट, मानक हिंदी में या और व व्यंजन का उच्चारण प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में मान्य है, इसलिए इसे अर्धस्वर कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में या और व को क्या कहा जाता है, तो अर्धस्वर कहा जाता है, या अर्धस्वर किसे किसे कहा जाता है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर मानक हिंदी में जो अर्धस्वर हमारे हैं वो व्यंजन का उच्चारण भी होता है और स्वर का भी उच्चारण या और वा का होता है। जैसे आप देखेंगे लिखित में कुछ और है, उच्चारित में कुछ और है। लिखित में अगर हम देखें तो लिखित में कहा जाता है आया, लिखित में आया, जबकि उच्चारित में आइया, आइया। उच्चारित में क्या होता है, उच्चारण करेंगे तो क्या होगा आइया, या बुर्जुआ लिखित में और उच्चारित में बुर्जुआ अलग है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर तालवीसा और दंतीसा, ये जो दोनों सा हमारे पास है, इनका उच्चारण लिपिबद्ध रूप में और अर्थ विभेद पूर्णतः स्पष्ट है और शुद्ध है। जैसे आप देखेंगे अन्य भाषाओं की तरह इसमें किसी भ्रांति की गुंजाइश नहीं है। जैसे बांग्ला में जो छोटा सा है जी, इसका उच्चारण इस शा से होता है, शा से होता है, जबकि ब्रज भाषा और हरियाणवी में जस्ट इसका उल्टा होता है। ऐसे मानक हिंदी में षटकोण वाला जो सा होता है, इसका उच्चारण शा के समान होता है। तो ये सब इसकी बहुत ही प्रमुख विशेषता है। व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त और द्वित्व रूप में प्रयोग मानक हिंदी का उल्लेखनीय लक्षण है। ये इसका उल्लेखनीय लक्षण, और यह लक्षण संभवतः अन्य किसी भाषा में नहीं है। अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें तो हमारे पास संयुक्त कितने हैं, 4 है, छात्र ज्ञा, यही है। तो ये जो संयुक्त ध्वनियां हैं मानक हिंदी ध्वनि व्यवस्था में मूल रूप से ही समाविष्ट हैं, मूल रूप से ही समाविष्ट हैं। अन्यत्र भी संयुक्त व्यंजन प्रयोग पर्याप्त रूप में मिलता है। जैसे आप देखेंगे तो संयुक्त व्यंजन में भक्त अगर देखें तो भक्त क्या है, भक्त शब्द अगर लिखा है तो क्या है, संयुक्त व्यंजन है।
लेकिन वहीं पर जो संयुक्त हमारे पास पूरे व्यंजन, ये तो संयुक्त शब्द हो गया, संयुक्त व्यंजन जो हमारे पास हैं वो हमारे पास 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त। ऐसे द्वित्व व्यंजन का भी प्रयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने लिखा पक्का, तो ये पक्का, ये जो का है हमारे दोनों, ये क्या है, ये द्वित्व व्यंजन है। उद्दाम, सज्जन, अन्न, ये सब द्वित्व व्यंजन है। मानक हिंदी में उच्चारित एवं लिखित रूप में एक रूपता है, यानी मानक हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, और जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारित होता है। तो ये यहाँ पर एक रूपता देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में रूप रचना संबंधी लक्षण की अगर बात करें, यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया अभी तक अंतरंग में ध्वनि के बारे में, वो समझ में आया या नहीं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी सेकंड पार्ट जो आपको मिलेगा वो द गुरु एकेडमी पर मिलेगा। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं द गुरु एकेडमी, द गुरु एकेडमी, वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट मिलेगा, अभी तो फर्स्ट पार्ट ही आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो रूप संबंधी लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो रूप से मतलब क्या होता है? रूप से आशय विभिन्न ध्वनियों से संचरित उन शब्दों एवं पदों से होता है जिनके विकारी अविकारी भेद से विभिन्न रूप संभव हैं, तथा जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल या वाच्य जो भी आप कहते हैं, जिनके कारण विशेष परिवर्तन अपेक्षित है, ये रूप संबंधी लक्षण होते हैं। ये हमारे रूप संबंधी लक्षण होते हैं। अब इस रूप संबंधी लक्षण में जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के शब्द 2 वर्गों में विभाजित होते हैं। 2 वर्ग कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। अब यहाँ पर विकारी क्या है और अविकारी क्या है? विकारी में क्या होता है, अविकारी में क्या होता है? देखिए, पूरा व्याकरण अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिलती चलेंगी। विकारी शब्द के तहत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण बदल जाता है। जबकि अविकारी की अगर बात करें तो अविकारी में क्रिया विशेषण आता है, योजक आता है, संबंध बोधक आता है और विस्मय बोधक पद आता है, जो किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे विकारी शब्द में अगर हम संज्ञा की बात करें तो अगर लिखा है लड़का, लड़का लिखा है, तो यहाँ पर लिंग, वचन, कारक और वाच्य के अनुसार बदल जाता है। लिंग, वचन, कारक, जैसे लड़का, लड़के, लड़कियां, तो लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो हमारा संज्ञा है, चाहे वो हमारा विशेषण हो, चाहे वो हमारा सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, बदल जाते हैं। जबकि अविकारी वर्ग में हम देखते हैं, चाहे वो हमारा क्रिया विशेषण हो, चाहे वो हमारा योजक हो, चाहे वो संबंध बोधक पद हो या विस्मय बोधक पद हो, किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं और वो हमारे अविकारी वर्ग के तहत आते हैं। अब इसके बाद में आगे देखते हैं अगले पॉइंट में रूप विचार में। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है कि मानक हिंदी में संज्ञा शब्दों के प्रमुखतः केवल 4 रूपांतरण संभव हैं, 2 मूल रूप और 2 परिवर्तित रूप। अब यहाँ पर मूल रूप और परिवर्तित रूप की जब बात आती है, जैसे बाला, अगर बाला है तो ये हमारा क्या है? मूल रूप है, और बालाएं परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप है। तो एक मूल रूप, 2 मूल रूप और 2 उसके परिवर्तित रूप होते हैं। ये मानक हिंदी में इसकी प्रमुखता है। मानक हिंदी में विशेषण और क्रियापदों के रूप संज्ञा के लिंग, वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले विकारी और अविकारी में बताया। मानक हिंदी में केवल 2 लिंग और 2 वचन मान्य होते हैं। मानक हिंदी में 2 लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 वचन यानी एक वचन और बहुवचन, यही मान्य होते हैं, बाकी मान्य नहीं होते हैं। जबकि कारकों की अगर बात करें तो मानक हिंदी में 8 कारकों के लिए परसर्ग निश्चित हैं।
आपने पढ़ा होगा, हो सकता है आपको याद हो कि किशोरीदास वाजपेयी ने 6 कारक माना है। 6 कारक किसने माना है? तो कहीं पर अगर लिखना चाहे तो लिख लें, हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो। किशोरीदास वाजपेयी ने कारकों की संख्या 6 माना है, क्योंकि सभी को रटा है। और ये साधारण सी बात है, कुल कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। और प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि किशोरीदास वाजपेयी ने कुल कारकों की संख्या कितनी माना है, तो ज़्यादातर लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे कि 8 लगा देंगे। नहीं पता होगा जिनको या नहीं पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा 6 ही तो पढ़ा है मैंने आज तक, और 6 ही होगा। सॉरी, 8 ही पढ़ा है, 8 ही होगा। लेकिन 8 नहीं, किशोरीदास वाजपेयी ने कारकों की संख्या 6 माना है। तो इसे कहीं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और 8 कारक कौन कौन से हैं मुख्य रूप से? जैसे कर्ता कारक हो गया, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये 8 होते हैं और 8 के लिए अलग अलग परसर्ग निर्धारित हैं। और ये आप लोगों को याद ही होगा कि कर्ता के लिए किस परसर्ग का उपयोग किया जाता है? तो ने का प्रयोग किया जाता है। कर्म के लिए को का प्रयोग किया जाता है। करण के लिए से का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान के लिए शब्द प्रयोग होता है। तो इस तरीके से ये सारे आपको याद ही होंगे और ये मानक हिंदी में है। कर्ता कारण में ने विभक्ति का प्रयोग मानक हिंदी की निजी विशेषता है। ये ध्यान रखना, कर्ता कारक में जो ने विभक्ति है, ने विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग मानक हिंदी की निजी विशेषता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं वाक्य रचना संबंधी लक्षण। अब वाक्य संबंधी रचना संबंधी लक्षण की अगर बात करें तो यहां पर देखते हैं कि मानक हिंदी में वाक्य गठन प्रक्रिया पद न्यास कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में होता है। पद न्यास कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि जैसा अभी आपने देखा कि जो कारक की बात की गई कि कारक जिस क्रम में दिया जाता है कारक के क्रम के आधार पर ही कर दिया जाए। वो तो कारक को याद करने के लिए या बताने के लिए वहां पर किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कह दिया गया, पूरा पद जैसे मैं लिख दे रहा हूं कि अरे मोहन, पूरा अगर पद लिखें तो अरे मोहन, तुमने विद्यालय में खेल अध्यापक की अलमारी से बच्चों के लिए हाथ से खेलने वाले खिलौने क्यों चुराए? अब इसमें सातों कारक का प्रयोग हो जाएगा। भाई अरे मोहन संबोधन हो जाएगा, तुमने कर्ता हो जाएगा, विद्यालय में अधिकरण हो जाएगा, खेल अध्यापक की संबंध हो जाएगा, अलमारी से अपादान हो जाएगा, बच्चों के लिए संप्रदान हो जाएगा, हाथ से करण हो जाएगा, खेलने वाले खिलौने कर्म हो जाएगा, क्यों चुराए क्रिया हो जाएगा। तो अरे मोहन, तुमने विद्यालय में खेल अध्यापक की अलमारी से बच्चों के लिए हाथ से खेलने वाले खिलौने क्यों चुराए? तो सातों कारक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मानक हिंदी में जो वाक्य गठन होता है, वाक्य गठन प्रक्रिया जो होती है वो पदन्यास कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में होता है। अब मानक हिंदी में वाक्य के उद्देश्य भाग के विस्तारक अंश और विधेय भाग के विस्तारक अंश को क्रमशः उद्देश्य और विधेय से पहले लिखा जाता है। उसमें पहले लिखा जाता है। विशेषण को प्रायः विशेष से और क्रिया विशेषण को क्रिया से पूर्व रखने की प्रवृत्ति भी मानक हिंदी की विशेषता है। अब इसके बाद में मानक हिंदी के विविध रूप। मानक हिंदी के विविध रूप की चर्चा हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट मतलब इसी का जो दूसरा भाग होगा वह आपको इस चैनल पर नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पर जाएं, सर्च कर लें द गुरु एकेडमी और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहां पर इसका सेकंड पार्ट पब्लिश किया जाएगा, आज ही पब्लिश किया जाएगा। वैसे द गुरु एकेडमी का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसे आप देख सकते हैं। तो मानक हिंदी के विविध रूप की चर्चा, मानक हिंदी की जो शैलियां हैं
उन शैलियों की चर्चा हम लोग अगले वीडियो सेकंड पार्ट में करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने देखा अंत तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं या आपको भी MPPSC का PDF नोट्स चाहिए जो भी 15 दिन लगभग बच रहा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फीस और सारी डिटेल बता दी जाएगी। और अगर UGC नेट और UPHESC के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए नया बैच परसों से प्रारंभ हो रहा है। परसों से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जो कविता की इकाई है वो कविता की इकाई कल समाप्त हो जाएगी। आज मैंने लोगों को कविता की इकाई में जो चल रहा है इस समय, शमशेर बहादुर, केदारनाथ अग्रवाल और भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी कविताएं दिया है। कल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दे देंगे, तो कल ये इकाई समाप्त हो जाएगी और परसों से उपन्यास की इकाई से नया बैच शुरू होगा। शुल्क में अभी छूट भी है, तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।